हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग का जो बिहार स्टेट का एग्जाम होने वाला है, उसमें जो बच्चे कॉमर्स सब्जेक्ट से फॉर्म फिल किए हैं, जिनका सब्जेक्ट कॉमर्स है, उनके लिए मैं प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रही थी। तो आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कुछ बच्चों ने कि जो नेशनल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो विभिन्न साधन विलेख पत्र होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको चाहिए हैं। और साथ ही जो आपकी इनकम टैक्स में जो सेक्शन 81 से 80U होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको चाहिए। तो आज की वीडियो में मेनली इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ध्यान से सुनिएगा, इससे और भी क्वेश्चंस आप लोग के बन जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। और वीडियो को लाइक भी करिएगा प्लीज, और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें, विभिन्न साधक प्रलेख का लक्षण नहीं है, विच इज नॉट ए फीचर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। गुड टाइटल, होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इज नॉट ए वैलिड ओनर, नन ऑफ दीज। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो विभिन्न साधक प्रलेख होते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसका कौन सा इसमें से लक्षण नहीं होगा जो आपके ऑप्शंस में दे रखा है। तो इसको समझने के लिए पहले इंपॉर्टेंट है ये जानना कि विभिन्न साधक जो विलेख होते हैं, जो आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो क्या होते हैं। तो जब व्यवसाय या किसी बिजनेस में जो हम लेन देन कर रहे होते हैं, जो भी वस्तुएं को हम जो है परचेज कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो कंसिडरेशन दिया जाता है, जो मूल्य हम चुकाते हैं, उसको मौद्रिक रूप से ना देख करके, मुद्रा में ना देख करके, कुछ प्रलेखों के माध्यम से, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से दिया जाता है, वही कहलाते हैं आपके विभिन्न साधक विलेख। जैसे कि आपका चेक हो जाएगा, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, विनय पत्र जिसे कहा जाता है। इसके अलावा हो जाते हैं प्रतिज्ञा पत्र, प्रॉमिसरी नोट, ये सब चीजें आती हैं। तो यहाँ पर क्या उसका लक्षण नहीं है, तो यहाँ पर शेष सत्ताधिकार होता है तथा विधिधारी सुरक्षित होता है, लेकिन जिसमें दे रखा है पॉइंट आपका कि धारक का वैधानिक स्वामी नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। जो धारक होगा, जो होल्डर होता है, वो उसका वैधानिक स्वामी होता है। तो यही इसका लक्षण नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके अलावा अगर बात करें कि और क्या इसकी विशेषताएं या और इसके क्या फीचर्स होते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शंस में आपको कुछ भी दे सकता है। तो लिखित होते हैं, रिटर्न फॉर्म में होते हैं, इसमें आप ट्रांसफरेबल होते हैं, आसानी से इसकी ओनरशिप को, इसके स्वामित्व को हस्तांतरित किया जा सकता है। मौद्रिक दायित्व बनता है, जिसको भी लिखा जाएगा, जिसके द्वारा लिखा जाएगा मौद्रिक दायित्व बनेगा उसका। भुगतानों का माध्यम, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके माध्यम से आप भुगतान कर सकते हैं, बिना मौद्रिक रूप में आप उसको सिर्फ दे करके भी अपना पेमेंट कर सकते हैं। बाकी जिस पर लिखा जाएगा वो बैंक या फिर जो भी संस्था होगी वो उसका उत्तरदायी होती है। वैधानिक स्वामित्व होता है, हस्ताक्षर होते हैं, जो लेखक होगा, जो भी इसको राइटर होता है, लिखता है, उसके सिग्नेचर होते हैं। ये सारी विशेषताएं हो जाती हैं इसकी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। विभिन्न साधक प्रलेख की विशेषता है, फीचर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज, वही जो भी मैंने समझाया था आपको। देखते हैं क्या विशेषताएं दी हैं इन्होंने। रिटन इंस्ट्रूमेंट साइंड बाय द ड्रायर, लीगल टाइटल ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, ऑल दीज। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है, विशेषताएं जो बताई हैं कि लिखित प्रलेख होता है, करेक्ट होगा। लेखक के हस्ताक्षर होते हैं, करेक्ट है। यथाविधि धारक का वैधानिक अधिकार होता है, ये भी करेक्ट है। तो तीनों ही यहाँ पर आपके ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, तीनों विशेषताएं होती हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न साधक प्रलेख में शामिल है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक, ऑल ऑफ दीज। अभी मैंने एग्जांपल ही बता दिया था आपको कि कौन से होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होंगे, तो ये तीनों ही हो जाते हैं, विनय पत्र भी, प्रतिज्ञा पत्र भी और चेक भी। आइए एक बार क्विकली देख लेते हैं कि तीनों चीजें क्या रहती हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं एग्जाम में। तो जो चेक होता है, इसमें तीन आपके पक्षकार होते हैं, एक जो उसको लिखेगा, लिखने वाला, दूसरा देनदार जो कि उसको दायित्व होता है वो जो कि चुकाएगा, और थर्ड हो जाता है लेनदार। तो तीन इसके हो जाते हैं चेक में पक्षकार। एग्जाम में अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि चेक में कितने पक्षकार होते हैं, तो तीन होते हैं। दूसरा हो जाएगा विनिमय पत्र में, उसमें भी तीन पक्षकार होते हैं, और जो प्रतिज्ञा पत्र होता है उसमें से दो पक्षकार होते हैं। ध्यान में रखिएगा, चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन तीन पक्षकार रहेंगे, और जो प्रॉमिसरी नोट होता है उसमें दो पक्षकार होते हैं। जो चेक होता है ये आपका मांग पर देय होता है कि जब मांगा जाएगा तभी इसको जो है इसका जो भी दायित्व होता है वो भुगतान किया जाएगा। जो विनय पत्र यानी बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, मांग पर या फिर एक टाइम पीरियड दे रखा होता है, निश्चित अवधि होती है, उसके बाद देय होता है। और जो प्रतिज्ञा पत्र यानी कि प्रॉमिसरी नोट होता है, ये मांग पर या फिर निश्चित अवधि के बाद देय होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, 5-6 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, इसलिए मैंने इसको आपको डिटेल में समझा दिया। यहाँ पर तीनों ही शामिल हो जाएंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विनिमय लेखपत्र अधिनियम के लागू होने की तिथि है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो ये आपका एक्ट है, ये एक्ट कब लागू किया गया था। सितंबर 1872, 1 मार्च 1881, 1 मार्च 1882, 1 सितंबर 1860। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कब लागू हुआ था, तो ध्यान में रखिएगा जब ये पारित जो हुआ था वो तो 1881 में यानी कि मार्च 1881 में हो गया था, लेकिन जो लागू हुआ था ये 1 मार्च 1882 को लागू हुआ था। तो ध्यान में रखिएगा 1881 में पारित हुआ है, 1882 में से लागू किया गया है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनिमय साध लेखपत्र परिभाषित है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिफाइंड इन सेक्शन 12 सबसेक्शन 1, सेक्शन 4, सेक्शन 13 सबसेक्शन 1, सेक्शन 2। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसमें परिभाषित है, यानी कि जो उसकी डिफिनेशन दी गई है, तो जो अधिनियम है उसकी किस धारा के अंतर्गत दी गई है। तो ये जो डिफिनेशन दी गई है धारा 13 सबसेक्शन 1 में दी गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल ऑफ एक्सचेंज डिफाइन इन सेक्शन 5, सेक्शन 4, सेक्शन 3, सेक्शन 2। तो जो विनिमय बिल होता है वो किसकी धारा के अंतर्गत दिखाया गया है, वो हो जाएगा सेक्शन 5। सेक्शन 5 जो है वो विनिमय बिल के बारे में बताती है। विनिमय बिल होता क्या है वही देख लेते हैं। आप इसे विनिमय बिल कह सकते हैं या विनय पत्र कह सकते हैं। ये एक शर्त रहित लिखित आदेश होता है। इसमें क्या रहता है कि जो लिख रहा होता है, लिखने वाला है, जो राइटर होता है, वो किसी व्यक्ति को एक आज्ञा देता है, ऑर्डर देता है कि वे उसके अंतर्गत जितनी उसने धनराशि लिखी होती, जितना अमाउंट लिखा होता है, वो या तो स्वयं से या फिर उसके आदेश देने पर, उसको ऑर्डर देने पर, जिस व्यक्ति के लिए वो दे रहा है ऑर्डर, उस व्यक्ति को या उस व्यक्ति के मांगने पर, दोनों चीजें हैं, या उस व्यक्ति को एक निर्धारित करेगा कि तब दे दे, या फिर जो है जब वो व्यक्ति मांगेगा तब एक निश्चित अवधि के बाद उसे उस धनराशि को चुका दे। तो ये इसमें दो बातें ध्यान में रखिएगा। पहली बात तो ये शर्त रहित होता है, इसमें किसी भी तरह की कोई कंडीशन नहीं होती, विदाउट कंडीशन रहेगा। और साथ ही ये आदेश पत्र होता है, इसमें आज्ञा दी जाती है। जो प्रतिज्ञा पत्र होता है, प्रोमिसरी नोट होता है, वहां पर प्रार्थना की जाती है। और लेकिन इसमें क्या रहता है कि जो विनिमय पत्र होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, यहाँ पर आज्ञा दी जाती है, आदेश दिया जाता है। तो कौन सी धारा हो जाएगी, वो हो जाएगी सेक्शन 5। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब इसमें नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जो आपका इनकम टैक्स में जो डायरेक्शंस दी जाती हैं एटीसी से एटीयू तक की, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। कुछ सेक्शंस काफी इंपॉर्टेंट हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, धारा 80 डीडी के अंतर्गत निःशक्तता के संबंध में स्वीकृत कटौती की राशि कितनी है। What amount is accepted for deduction under section 80 DD regarding disability? 50,000, 75,000, 0 actual expenses। तो यहाँ पर जो आपकी सेक्शन दे रखी है 80 DD, इसमें जो एक निःशक्त होता है उसके संबंध में स्वीकृत कटौती की राशि कितनी होती है, आपके क्वेश्चन में कह रहा है, वो हो जाती है 75,000 की। इसमें 2 पॉइंट बनते हैं। यहाँ पर आपसे कुछ स्पेसिफिक नहीं पूछा गया तो उसको सामान्य निःशक्त मानेंगे, लेकिन अगर गंभीर रूप से निःशक्त होता है या आपका सामान्य निःशक्त है तो उसी के अकॉर्डिंग धनराशि दे रखी होती है। यहाँ पर क्योंकि सामान्य निःशक्तता के बारे में कहा है, कुछ भी नहीं कहा एग्जैक्टली, तो हम उसे सामान्य ही मानेंगे। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और अगर गंभीर रूप से निःशक्तता कहा जाएगा तो उसकी जो धनराशि होती है वो हो जाएगी 1,25,000, 1,25,000। तो क्वेश्चन में जैसे आपको दे रखो वैसे ही आंसर टिक करिएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दिए गए किस दान पर 100% कटौती स्वीकृत है। Which of the following donation is eligible for 100% deduction? प्राइम मिनिस्टर डॉट रिलीफ फंड, नेशनल स्पोर्ट्स फंड, राजीव गांधी फाउंडेशन, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड। तो ये आपकी किस जो दान से रिलेटेड धारा होती है वो कौन सी हो जाती है, वो 80G हो जाती है। 80G में आपसे कहा है जो 100% कटौती योग्य होते हैं। तो इसको दो तरह से देखा जाता है, एक जो आपके सीमा वाले होते हैं लिमिट्स वाले, एक बिना सीमा वाले होते हैं। उसमें भी आपके कुछ 100% कटौती वाले होते हैं, कुछ आपके 50% कटौती वाले होते हैं। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि 100% कटौती योग्य है, तो 100% कटौती योग्य में आपको कौन सा स्वीकृत है आपको ये बताना है। वो हो जाएगा राष्ट्रीय खेल कोष यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स फंड। इसमें जो दान किया जाएगा, जो डोनेशन इसमें दी जाती है, उसकी 100% कटौती दी जाएगी। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा 80C की कटौती लागू होती है। सेक्शन 80C अप्लाइज ऑन इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी।
तो एटीसी की कटौती जो होगी वो किस पे लागू होगी, आपको क्वेश्चन ये कह रहा है। तो आपको पता ही होगा कि जो करदाता होता है, एसएससी होता है, वो कई तरह का रहता है। एक एचयूएफ में होता है, इंडिविजुअल होता है, कंपनी होती है, फर्म होती है। तो यहाँ पर जो किस पे लागू होती है ये कटौती, वो हो जाएगा व्यक्ति व संयुक्त हिंदू परिवार पर, इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, से शॉर्ट में एचयूएफ भी लिखा हो सकता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि इन्हीं को ही सिर्फ एक कटौती दी जाती है, बाकी किसी को कटौती नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर की किस धारा के अंतर्गत प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सहायता कोष में दिया गया दान 100% 100% सकल कुल आय में से घटता है? डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड इज डिडक्टेबल 100% आउट ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द एसएससी अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट? सेक्शन 80C, सेक्शन 80G, सेक्शन 80GG, सेक्शन 80D। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि आपका कुछ सीमा वाले होते हैं, बिना सीमा वाले होते हैं। यहाँ पर जो कह रहा है कि थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ इतना सा पूछा गया है कि किस धारा में जाएगा। क्वालिफाइंग 100% हो या आपका 50% हो, उससे मतलब नहीं होता, धारा तो वही रहेगी, वो हो जाएगी आपकी 80G। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए धारा 80C के अंतर्गत अधिकतम कटौती की राशि है। फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 द मैक्सिमम परमिसिबल रिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज 79,000, 1,12,000, 1,50,000, 80,000। यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो धारा 80C है उसके अंतर्गत कटौती की अधिकतम राशि क्या होती है। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स में क्या रहता है, रेट चेंज होते रहते हैं, चीजें बदलती रहती हैं, तो अपडेट रहना जरूरी होता है। अब जो अधिकतम कटौती की राशि है वो हो जाएगी 1,50,000 की, 1,50,000 की। तो एक आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मान धारा 80D के अंतर्गत आती है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज कवर्ड अंडर सेक्शन 80D? रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपके सेक्शन 80D है, सिंपल सी भाषा में ये होगा कि 80D आपको बताना है कि 80D के अंतर्गत कौन सी चीजें आती हैं या किस चीज के लिए 80D धारा आएगी। कि उच्च शिक्षा के लिए जो ऋण लिया जाता है उसको रिटर्न करना है, विकलांग आश्रित की चिकित्सा के लिए, चिकित्सीय बीमा हेतु दिया गया प्रीमियम, इनमें से कोई नहीं। तो 80D जो है वो हो जाती है आपके 80D में ध्यान रखिएगा, या कि चिकित्सा से रिलेटेड होती है, मेडिकल से रिलेटेड होती है, जिसमें मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम दिया जाएगा उसकी कटौती दी जाएगी। कितनी दी जाएगी ये भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन अब बन सकता है कि कितनी दी जाएगी। तो यहाँ पर 25,000 तक दी जाती है, लेकिन अगर नागरिक वरिष्ठ होता है, यानी कि नागरिक जो है उसकी एज जो है वो 60 के अबव है, तो उसको कटौती जो दी जाएगी वो 50,000 तक दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, इसमें एज भी अगर मेंशन कर देगा तो वहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि आंसर गलत भी हो सकता है। यहाँ पर कितना आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, कि जो प्रीमियम दिया जाएगा मेडिकल पर वो हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 80E के अंतर्गत उच्च शिक्षा हेतु दिए गए ऋण पर ब्याज की छूट की सीमा क्या होती है? अब देखिए एक चीज आपकी क्लियर हो गई, अभी जो आपने उच्च शिक्षा के लिए ऊपर पढ़ा था, जो पॉइंट हमारा ए बन रहा था 6 क्वेश्चन में, उसमें जो यही चीज कहती तो उच्च शिक्षा के लिए, तो उसको कहा जाएगा आपका, हो जाएगा सेक्शन 80E में। तो ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ पर कितनी छूट की सीमा क्या होगी उसकी, जो उच्च शिक्षा के लिए वो ब्याज दे रहा है सेक्शन 80E के अंतर्गत, तो वो हो जाती है अंडर सेक्शन 80E रिडक्शन इन रिस्पेक्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज टेकन फॉर द हायर एजुकेशन शैल बी अलाउड अप टू 20,000, 25,000, 30,000, नो लिमिट। तो यहाँ पर इसकी कोई भी सीमा नहीं दे रखी, कोई भी लिमिट नहीं दे रखी। अगर हायर स्टडीज के लिए लोन लिया जा रहा है तो उस पर जो इंटरेस्ट होता है उसकी कोई भी अपर लिमिट नहीं है, कोई भी सीमा नहीं दे रखी है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं, नो लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक एक्स के स्वास्थ्य का बीमा प्रीमियम देने पर अधिकतम कटौती मिलेगी। मैक्सिमम रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर सीनियर सिटीजन इज 10,000, 15,000, 50,000, 25,000। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन अभी ऊपर जो मैंने आपको समझाया था, जो धारा 80D हमने पढ़ी थी, सेक्शन 80D समझी थी, उसमें कि अगर वो व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक होगा तो कितनी सीमा मैंने आप लोग को बताई थी, वो हो जाएगी 50,000 की, 50,000 की। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने अपने स्वास्थ्य का बीमा प्रीमियम 10,000 रोकड़ में दिया, उसे धारा 80D के अंतर्गत कितनी कटौती मिलेगी? राम पेड द मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हिज हेल्थ 10,000 in cash. Deduction shall be allowed to him under section 80D. 5,000, 10,000, 15,000 nil. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि राम ने अपने स्वास्थ्य बीमा जो उसने कराया था, अपना हेल्थ इंश्योरेंस जो उसने कराया था, उसका प्रीमियम 10,000 रुपए कैश में दिया है, तो उसे यहाँ पर कितनी कटौती मिलेगी? अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, उसने जो भी प्रीमियम दिया वो कैश में दिया है। जब कैश में कोई भी प्रीमियम वो चुकाएगा तो उसकी कोई भी कटौती नहीं दी जाएगी, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, नील शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निवासी व्यक्ति को साहित्यिक पुस्तक पर रॉयल्टी के 5 लाख रुपए मिले, उसे धारा 80QQB में कटौती मिलेगी। A resident individual received ₹5 lakh as royalty on a literary book, he will get deduction under section 280QQB. 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh, 5 lakh. तो यहाँ पर कह रहा है रॉयल्टी के लिए जो राशि उसे मिली तो उसे कितनी कटौती मिलेगी। साथ ही में ये भी पता चल गया कि जो सेक्शन 80QQB है वो उसके अंतर्गत क्या चीज आती है, रॉयल्टी से रिलेटेड है, वो रॉयल्टी से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर जो साहित्यिक पुस्तक है रॉयल्टी के लिए उसे जो 5 लाख मिले हैं तो उसकी जो कटौती मिलेगी उसकी मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी 3 लाख की, तो उसे 3 लाख की कटौती मिलेगी। बाकी जो 2 लाख होंगे उस पर उसको टैक्स देना होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनिवासी व्यक्ति को कलात्मक पुस्तक पर रॉयल्टी के 4 लाख रुपए मिले, उसे धारा 80QQB में कितनी कटौती मिलेगी? A non-resident individual received 4 lakh as royalty on the artistic book. He will get deduction under section 80QQB. अब यहाँ पर देखिएगा, जिससे पहले क्वेश्चन में देखा था कि वो बुक जो थी वो साहित्यिक पुस्तक थी, यहाँ जो पुस्तक है वो कलात्मक पुस्तक है, उसको जैसे कटौती मिलेगी उसकी राशि क्या होगी? तो कलात्मक पुस्तक पर जो आर्टिस्टिक बुक है उस पर उसे कोई भी कटौती नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 0 नील। अब आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आंसर आपका शून्य कैसे है, नील कैसे आ रहा है। तो एक क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि वो व्यक्ति क्या है, नॉन रेजिडेंट है, अनिवासी है, वो निवासी नहीं है। जो व्यक्ति निवासी होगा, रेजिडेंट होगा, उसको ही कटौती दी जाती है। जो साहित्यिक, कलात्मक या फिर वैज्ञानिक प्रकृति की जो पुस्तकें होती हैं, बुक्स होंगी, उस पर दी जाएगी। मैक्सिमम लिमिट 3 लाख होती है, या फिर जितना भी उनको मिला है वो दोनों में जो कम होता है उसकी कटौती दी जाएगी, लेकिन वो व्यक्ति निवासी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये अनिवासी है, तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, इसलिए उसको कोई भी कटौती नहीं मिलेगी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा की छूट एक हिंदू अविभाजित परिवार अपनी सकल कुल आय में प्राप्त नहीं कर सकता? अंडर दिस सेक्शन ऑफ द फॉलोइंग एंड HUF इज नॉट एंटाइटल्ड टू ए डिडक्शन फ्रॉम इट्स ग्रॉस टोटल इनकम। ATC, ATG, ATD, ATP। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक हिंदू अविभाजित परिवार है, क्योंकि जितनी भी आपको ये सेक्शंस दे रखी हैं उसमें जो डिडक्शन मिलती हैं, सारी डिडक्शन सबको नहीं मिलती, अलग अलग दे रखा होता है कि कौन सी एक व्यक्ति के लिए है, कौन सी एक फर्म के लिए, कौन सी कंपनी के लिए है, कौन सी जो हिंदू अविभाजित परिवार उसके लिए है। यहाँ पर कौन सी डिडक्शन इनको नहीं दी जाती है, वो हो जाती है ATP। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर अब देख लेते हैं एक बार कि ATP जो है वो धारा किस चीज से रिलेटेड है। ये जो धारा होती है वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, सहकारी समितियां होती हैं, उनकी आय के संबंध से में होती है, इसलिए इसकी छूट जो होगी वो जो HUF होता है, हिंदू अविभाजित परिवार होता है, उसको नहीं दी जाएगी। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आय पर धारा 80G की कटौती नहीं दी जाती? ऑन विच इनकम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G इज नॉट अलाउड? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, नन। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ATG है जो आपके दान से रिलेटेड होती है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि नहीं दी जाती है किस उसमें। तो आपको पता होगा कि 5 हेड होते हैं इनकम के, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन हो जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये 5 हेड होते हैं, इन पांचों हेड से इनकम कैलकुलेट की जाती है, टोटल निकाली जाती है, तो उसके बाद पांचों हेड की जोड़कर आ जाती है हमारी ग्रॉस टोटल इनकम, इसे GTI शॉर्ट में बोला जाता है, सकल कुल आय। उसके बाद हम उसमें से जो आप अभी पढ़ रहे हैं TC से ATU तक के डिडक्शन, उसको हम लेस करते हैं। उसको लेस करने के बाद जो इनकम निकल के आती है हमारी, वो हो जाती है टोटल इनकम, कुल आय। तो यहाँ पर ATG की कटौती क्यों नहीं दी जाती है, किसमें नहीं दी जाती है? तो वो हो जाता है आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होती है उसमें नहीं दी जाती है, बाकी सभी में
बाकी आपकी सभी चीजों में दी जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री रजत पूर्णतः अंधे हैं, उन्हें 80 यू में कटौती मिलेगी। मिस्टर रजत इज कम्प्लीटली ब्लाइंड, ही विल अवेल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 यू। 50 लाख, 25,000, 1 लाख, 1,25,000। तो दो चीजें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन में आपकी। पहली बात, जो पूर्णतः व्यक्ति निशक्त आश्रित हो जाता है या पूरी तरह से इस तरह की बीमारी से रिलेटेड होता है, जैसे कि ये अंधे हैं, ब्लाइंड पर्सन है, तो वो कौन सी धारा में जाता है, वो हो जाती है 80 यू। ध्यान में रखिएगा। अब आ जाते हैं कि इनको कितनी मिलेगी। दो तरह से देखते हैं, एक हो जाएगा कि पूर्णतः अंधा होना या आंशिक रूप से होना, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये कम्प्लीटली ब्लाइंड है, तो इनको कितनी डिडक्शन मिलेगी, वो हो जाएगी 1,25,000 की। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी। लेकिन जो गंभीर रूप से नहीं होते हैं उनको कितनी दी जाती है, उनको दी जाती है 75,000 की। ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 80E की अंतर्गत कटौती मिलती है। डिडक्शन एडमाइजेबल अंडर सेक्शन 80E in relation to donation, in relation to medical expenses, in relation in interest on loan for higher education paid, none of these। ये क्वेश्चन अभी मैं आप लोगों को समझा कर आई हूँ, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करिए। सब बच्चे कमेंट करेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कि जो 80E की डिडक्शन है वो किस में दी जाती है, किस लिए दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति सार्वजनिक भविष्य निधि में, जो कि आपका पीपीएफ कहलाता है, में वित्त वर्ष में अधिकतम कितनी राशि जमा करने पर ब्याज प्राप्त कर सकता है। हाउ मच मैक्सिमम अमाउंट कैन ए पर्सन डिपॉजिट टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड इन ए फाइनेंशियल ईयर टू अर्न इंटरेस्ट ऑन इट। 50,000, 60,000, 1 लाख, 1,50,000। क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जो आपका पीपीएफ अकाउंट में आप कितना अमाउंट को मैक्सिमम जमा करके उसका जो इंटरेस्ट होता है उसको कटौती प्राप्त कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा आपका 1,50,000। ये किस में जाती हैं, ये सारी जो डिडक्शंस होती हैं वो एटीसी में जाती हैं। एटीसी में आपकी मैक्सिमम लिमिट जो होती है 1,50,000 है। तो आप चाहे जितना जमा कर लीजिए, लेकिन आपको 1,50,000 से ज्यादा छूट नहीं मिलेगी। तो एक आंसर यही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 80C की कटौती निम्नलिखित को उपलब्ध नहीं है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज नॉट अवेलेबल टू इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, ऑल ऑफ दिस। तो जो धारा 80C है उसकी कटौती किसको नहीं दी जाती है, तो व्यक्ति को तो मिलती है, हिंदू अविभाजित परिवार को भी मिलती है, किसको नहीं दी जाती, एक कंपनी को नहीं दी जाती। तो एक आंसर होगा ऑप्शन सी। 80C में कौन कौन से आते हैं, जो प्रोविडेंट फंड होता है उसकी ब्याज आ जाता है, या फिर जो एक सरकारी कर्मचारी है उसको जो वेतन में से स्थगित वार्षिक की डिफर्ड एन्युटी मिलती है, या जो वैधानिक प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी का अंशदान होता है, या फिर जो केंद्र सरकार द्वारा जो एनएससी होती है, यानी कि जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, या यूटीआई में जो आपका इंश्योरेंस रहता है, यूटीआई इंश्योरेंस प्लान जो होते हैं उस पर मिलती है। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो रिहायशी मकान है उसमें जो उसको बनवाने के संबंध में जो आपने ऋण लिया होता है उस पर मिलती है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं जो आपके सेक्शन 80C है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 80G की कटौती किसके संबंध में दी जाती है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G इज अलाउड इन कनेक्शन विद चैरिटी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रॉयल्टी, डोनेशन। तो 80G की कटौती किसके से रिलेटेड होती है, आपको पता ही है क्या आंसर हो जाएगा, जो दान होता है, डोनेशन होता है, उससे रिलेटेड होती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आज की वीडियो में हमने ये पढ़ा कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या रहेंगे, उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, और साथ ही जो आपका इनकम टैक्स में 80C से 80U तक की जो डिडक्शंस होती हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे लगभग हमने सभी कवर कर ली हैं जो मेन इम्पोर्टेंट थी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और कोई टॉपिक आपको चाहिए हो जिस पर कि अलग से सेपरेट वीडियो आप चाहते हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिल्कुल फ्री है, और फ्रेंड्स और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।